हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज को आगे ले जाते हुए जानेंगे पार्लियामेंट कैसे एक्सरसाइज करता है कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, और लास्ट में हम कुछ पार्लियामेंट्री टर्म्स जानेंगे जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में स्पेशली। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमेशा की तरह पहले रिवाइज कर लेते हैं पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जाना था, जो कि है यूनियन के ऊपर। और इसके पहले चैप्टर में हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो जाने थे, जो कि रिलेट करते हैं प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो उसके बाद हमने जाने थे चैप्टर 2 ऑफ द पार्ट 5 में, जो कि है पार्लियामेंट के ऊपर यानी यूनियन लेजिस्लेचर के ऊपर प्रोविजंस दिए गए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो हैं 110 और 123, जो कि मनी बिल को डिफाइन करते हैं एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट को डिफाइन करते हैं रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जाना था पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में कि कैसे वर्क करती हैं, कौन कौन से टाइप की होती हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज और उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज के। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पार्लियामेंट कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज करता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तो किस किस मेथड से वो कंट्रोल एक्सरसाइज करता है वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, ये हमने जाना था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाली वीडियो में, जो मैंने आपको शिप वाले एक डायग्राम से समझाया था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है टुवर्ड्स द लोकसभा। स्मूथ सेलिंग ऑफ द शिप ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिपेंड करती है लोकसभा में। जब तक वो स्मूथ सेल करती रहेगी गवर्नमेंट लोकसभा में, तब तक वो कंट्रोल एक्सरसाइज करेगी गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट तब तक ही रहेगी जब तक कि वो कॉन्फिडेंस हासिल करती रहेगी लोकसभा में, यानी मेजॉरिटी में रहेगी। तो कैसे एक्सरसाइज कर सकती है, पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर दिया जाए तो गवर्नमेंट गिर जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस एक मेथड से, इस मोशन के पास करने से गवर्नमेंट गिर सकती है। इसीलिए ये एक मेथड है कंट्रोल का एग्जीक्यूटिव के ऊपर पार्लियामेंट के पास। अगला, डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन अ मेजर पॉलिसी इशू। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी को डिफीट कर दे फ्लोर ऑफ द हाउस में तो गवर्नमेंट गिर सकती है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिजाइन, बिकॉज वो एक सिग्नल है कि जो गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो कॉन्फिडेंस नहीं ऑनर करता पार्लियामेंट का एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो इसलिए गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिजाइन। ठीक है, फिर एक फाइनेंस बिल में डिफीट कर दे गवर्नमेंट को, क्योंकि मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है। तो इसीलिए अगर कोई मनी बिल डिफीट हो जाता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द लोकसभा, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना ही पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे करना ही पड़ेगा, और पहले वाले केस में, पॉलिसी इशू वाले केस में, इट इज एक्सपेक्टेड टू रिजाइन। तो ये डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स में। फिर पासिंग एंड एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन क्या होती है हम आगे देखेंगे, पर अभी के लिए समझना जरूरी है कि एडजर्नमेंट मोशन तब लाई जाती है जब कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर को डिस्कस करना होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो कोई भी मेंबर इसे मूव कर सकता है। तो उस समय क्या होता है कि जो बाकी बिजनेस है पार्लियामेंट का वो रोक दिया जाता है और इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करा जाता है। तो ये एक तरीका है कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है वो जानने के लिए एडजर्नमेंट मोशन लाई जाती है। तो इसी तरह पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है एग्जीक्यूटिव को। फिर फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियली कैसे कंट्रोल है पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तो पहला तो हमने जाना ही था, बजट और अप्रोप्रिएशन बिल जो होता है, जो स्पेंडिंग है या एक्सपेंडिचर है और टैक्सेशन है, उसके लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करने के लिए गवर्नमेंट को जो है पास कराने पड़ते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो ये एक तरीका है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेशन पॉलिसी को कंट्रोल करने का थ्रू पार्लियामेंट। तो इसीलिए ये भी एक मेथड है ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ओवर एग्जीक्यूटिव। और कमिटी ऑन एस्टिमेट्स। तो कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि जो गवर्नमेंट एस्टिमेट्स देती है बजट्स के अंदर, उसको एनालाइज करती है कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स और अपने रिकमेंडेशन देती है टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी, और कैसे इसको अच्छी तरह यूज़ किया जा सकता है अच्छे तरीके से, तो उसकी रिकमेंडेशन देती है। तो ये भी एक तरह का कंट्रोल है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट पे डिस्कशन की जा सकती है
पार्लियामेंट में जब वो टेबल करी जाएगी, ठीक है। और लास्टली CAG एंड PAC, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, जो ऑलरेडी हो चुके एक्सपेंडिचर उसको एनालाइज करती है कि वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ, एज पर पॉलिसी लेड आउट ऑन द पार्लियामेंट, ये हुआ है कि नहीं हुआ, विद द हेल्प ऑफ CAG। तो ये भी एक तरीका है टू एक्सरसाइज फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव बाय द पार्लियामेंट। तो ये बेसिक मेथड्स हैं कि पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पे, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मैं आपको इंट्रो दे चुका हूँ लास्ट वीडियो में, जब हमने कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में बात की थी। तो मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता क्या है एक्चुअली में। तो बेसिकली डेलीगेशन ऑफ पावर्स होती है लेजिस्लेशन की टू द सबऑर्डिनेट्स। तो पार्लियामेंट का जैसे कि काम क्या होता है, लॉ मेकिंग, मेजर काम क्या है, लॉ मेकिंग। तो क्या होता है, जो पार्लियामेंट है वो जो है बेसिक लॉ बना देती है, एक ओवरऑल ओवरव्यू दे देती है कि लॉ के अंदर हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं और इस मेथड से अचीव करेंगे। जो फाइनल टेक्निकल डिटेल्स हैं लॉ की वो छोड़ देती है वो गवर्नमेंट के ऊपर, कि लॉ के अंदर जो रूल्स बनाने हैं या रेगुलेशंस बनाने हैं वो गवर्नमेंट पे छोड़ देती है। और गवर्नमेंट भी कुछ पार्ट ये अपना ब्यूरोक्रेसी पे यानी एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ देती है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली उस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो दे हैव मच मोर नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज जिसे कह सकते हैं उस रिलेटेड फील्ड की। तो जो फाइनल डिटेल्स हैं वो ब्यूरोक्रेसी बनाती है और फिर उसको रखा जाता है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट फिर उसे अप्रूव कर देती है। तो बेसिकली अपनी जो लॉ मेकिंग पावर है पार्लियामेंट डेलीगेट कर देती है टू एग्जीक्यूटिव एंड द ब्यूरोक्रेसी। तो फाइनल डिटेल जैसे कि मैंने बताया कि छोड़ दी जाती है गवर्नमेंट पे और ब्यूरोक्रेसी पे। रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर द लॉज आर मेड बाय द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो टेकअप कर लेती है रोल, जो कि फाइनल डिटेल्स बनाती है, निटी-ग्रिटीज ऑफ द लॉ बनाती है। बट पार्लियामेंट कैसे उन पे कंट्रोल एक्सरसाइज करती है कि जब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड जो फाइनल डिटेल्स हैं वो बन जाती हैं तो उनको हाउस के टेबल पे रखा जाता है, यानी सदन के पटल पे रखा जाता है और उसके अंदर अमेंडमेंट सॉर्ट की जाती है मेंबर्स द्वारा और उस पर वोटिंग की जाती है और उसको पास किया जाता है दोबारा से जब वो रेडी हो जाती हैं इन डिटेल। और इनको जुडिशरी में भी चैलेंज किया जा सकता है कि ये सही है कि नहीं है, विद इन लॉ बनी है कि नहीं। तो इस तरह से सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पे कंट्रोल एक्सरसाइज करती है बोथ पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी। और हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में जाना था, द कमिटी ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वो भी ये इंश्योर करती है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो फाइनल डिटेल्स हैं वो लॉज की बिल्कुल अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट जो है वही रहे। और जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहती है पार्लियामेंट थ्रू द लेजिस्लेशन उसको दिमाग में रख के ही बनाए जाए और कोई भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी अपनी पावर्स को मिसयूज ना करे, एक्स्ट्रा कुछ ना डाल दे या कुछ गलत ना डाल दे उस लॉ के अंदर। तो अब आ जाते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक पे, जिसके अंदर हम वेरियस पार्लियामेंट्री टर्म्स, कुछ वर्ड जैसे हम जानेंगे जो कि यूज किए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट्री पार्लेंस के अंदर क्या टर्म्स यूज होती हैं ये जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो सबसे पहली है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर आपने बहुत कॉमन वर्ड है, ये आपने सुना ही होगा अगर आपने कभी लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी लगाया, क्योंकि दिन की शुरुआत ही किससे होती है, क्वेश्चन आवर से। जब 11 बजे हाउस शुरू होता है तो पहला चीज जो करता है हाउस वो क्वेश्चन आवर होता है, 1 घंटे के अंदर जो कि क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं मिनिस्टर्स से। तो फर्स्ट आवर ऑफ द सीटिंग इज अलॉटेड टू आस्किंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस बाय द मेंबर्स। तो मेंबर्स जो हैं वो क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं, आंसर सीख कर सकते हैं मिनिस्टर से किसी भी इशू से। अब किसी भी मिनिस्टर से आप किसी भी एस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने उस बारे में क्या किया। तो ये पहला घंटा इसलिए दिया जाता है। इसके अंदर 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं और हम अगली स्लाइड में जानेंगे कि उनके बेसिस पे, टाइप ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे आंसर या तो ओरली दिया जा सकता है मिनिस्टर द्वारा या फिर राइटिंग में दिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन।
तो 3 तरीके के क्वेश्चंस कौन कौन से आस्क किए जा सकते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। अनस्टार्ड क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये आप याद कर लीजिए तीनों टाइप, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, ओरल आंसर सीख किया जाता है, जो मिनिस्टर है वो ओरली आंसर कर सकता है पार्लियामेंट के अंदर, और मेंबर्स उसके अंदर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब कि आंसर दे दिया मिनिस्टर ने, आप सेटिस्फाइड नहीं है और उसके थ्रू आपने कुछ और क्वेश्चन आपको आ गया दिमाग में, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर फ्रॉम द मिनिस्टर, उसी समय जब मिनिस्टर रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक मेंबर एक दिन में एक ही स्टार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है मिनिस्टर से, और स्टार को एस्ट्रिक मार्क करा जाता है, ये जो सिंबल है एस्ट्रिक, ये मार्क किया जाता है तो वो स्टार्ट क्वेश्चन होता है। तो स्टार्ट क्वेश्चन की ये विशेषताएं हैं। ओरल आंसर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओरल ही देना है। दूसरा अनस्टार्ट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है, रिटर्न आंसर सीख किया जाता है मिनिस्टर से, मिनिस्टर को बोलना नहीं होता, बस वो रिटर्न एक अपना रिप्लाई दे सकता है क्वेश्चन जो कि पूछा गया है। इसमें इसलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि उसी समय नहीं दे रहा मिनिस्टर आंसर, वो राइटिंग में दे देगा और पार्लियामेंट के टेबल पे रख देगा। इसके लिए 10 दिन का नोटिस चाहिए होता है इस क्वेश्चन को आस्क करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिटर्न आंसर होगा अनस्टार्ट क्वेश्चन में, और 10 दिन का नोटिस देना पड़ेगा ये क्वेश्चन पूछने से पहले। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है, इसके अंदर या तो ओरल दे दे या रिटर्न रिप्लाई दे दे मिनिस्टर, और ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होता है, बहुत अर्जेंट कंसिडरेशन चाहिए होती है कि इसमें हम नोटिस नहीं दे सकते, 10 दिन तक वेट नहीं कर सकते, उसके लिए शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोथ ओरल और रिटर्न आंसर के लिए, और स्पीकर डिसाइड करता है कि इसको अलाउ करना है कि नहीं। तो ये तीनों टाइप आप याद कर लीजिए। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया, एक क्वेश्चन आस्क्ड बाय एनी मेंबर व्हेन कॉल्ड बाय द स्पीकर फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर एल्यूडिसिएटिंग एनी मैटर ऑफ द फैक्ट रिगार्डिंग विच द आंसर हैज बीन गिवन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर। एक आंसर दे रहा है मिनिस्टर, उसके आंसर से ही कोई उसकी और एक्सप्लेनेशन डिटेल जानने के लिए एक सप्लीमेंट्री सेकंड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर फॉर द स्टार्ड क्वेश्चन। तो ये होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। फिर आता है 0R। अब 0R ये इंडियन इनोवेशन है, सिर्फ इंडिया की पार्लियामेंट में ही होता है, इंडिया ने ही इसको डेवलप करा है। तो फर्स्ट आवर के बाद जब 1 घंटा हो जाता है 12 बजे ये 0R जनरली शुरू होता है, और इसलिए इसको 0R कहा जाता है क्योंकि एट नून शुरू हो रहा है 12 बजे, इसलिए इसको 0 आवर कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, मेंबर विद प्रायर नोटिस टू द स्पीकर रेज इश्यूज ऑफ इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस टाइम। अब कोई इंपॉर्टेंट इशू रेज कर देते हैं जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जो अभी कुछ टाइम पहले हुआ है, और उसके गवर्नमेंट का उस इशू के प्रति ध्यान दिलाने के लिए ये डिस्कशन की जाती है ड्यूरिंग 0 आवर। तो 0 आवर में अर्जेंट इंपॉर्टेंस का कोई इशू है, उसकी तरफ गवर्नमेंट को ध्यान दिलाया जाता है उस इशू के प्रति, और गवर्नमेंट से आंसर सीख किए जाते हैं। और मेन बिजनेस हमें हाउस का पता है 2 बजे शुरू होता है, तो पहले 2 घंटे यही होता है, 11 से 12 आपका क्वेश्चन आवर, और 12 बजे के बाद जनरली क्या होता है, 0 आवर शुरू होता है। अब आते हैं हम मोशंस पे। अब बहुत सारी तरीके की मोशंस होती हैं, तो पहले हम जान लेते हैं कि मोशन होती क्या है, उसके बाद टाइप समझ लेंगे जो पार्लियामेंट्री टर्म्स में यूज़ की जाती है इंडिया के अंदर। तो मोशन एक फॉर्मल प्रपोजल होता है मेंबर का टू डू समथिंग। एक सिंपली प्रपोजल है कि कोई मेंबर पुटअप करता है कि ये होना चाहिए आज, तो वो है एक मोशन। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि ग्रुप क्या चाहता है, ग्रुप का ध्यान लगाने के लिए कि इस टॉपिक पे आज डिस्कशन करते हैं, तो उसके लिए एक मोशन मूव करनी पड़ती है। तो एक ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है टू फोकस द ग्रुप ऑन व्हाट इज बीइंग डिसाइडेड। ग्रुप का ध्यान एकत्रित करने के लिए ये लाई जाती है। जनरली इस तरह फ्रेम की जाती है एक मोशन कि एक एक्शन लेना चाहिए हम सबको एज अ ग्रुप, या एक ओपिनियन हमारे ग्रुप का क्या होना चाहिए। तो इसलिए मोशन होती है कि ग्रुप का ओपिनियन एक्सप्रेस करती है कि पूरे ग्रुप का एज ए हाउस का क्या ओपिनियन है, या फिर हमें एज अ हाउस क्या एक एक्शन लेना चाहिए, वो बताती है मोशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कोई नहीं है पार्लियामेंट्री टर्म, ये भी सिर्फ रूल्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में दिए गए हैं। ये आप राज्यसभा और लोकसभा की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अब मोशंस
कितने तरीके की हैं, ये 6-7 जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको हम एक एक करके जान लेंगे। तो सबसे पहली है कट मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, प्रिविलेज मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेंश्योर मोशन। तो पहले देखते हैं कट मोशन क्या होती है। तो कट मोशन इज अ पावर गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा टू अपोज अ डिमांड इन द फाइनेंशियल बिल डिस्कस बाय द गवर्नमेंट। तो फाइनेंशियल बिल लोकसभा में पेश होगा, तो उसके अंदर एक पावर दी गई है मेंबर्स ऑफ लोकसभा को टू अपोज द डिमांड। जो डिमांड ऑफ ग्रांट मिनिस्ट्रीज ने दिए हैं उसको अपोज करने का एक तरीका है कट मोशन। ठीक है, तो ये 3 तरीके की हैं। पहली है डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी कट, यानी कि जो मेंबर हैं वो चाहते हैं अगर ये मोशन पास हो जाएगी डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी कट, तो मतलब हम पूरी पॉलिसी को ही अपोज कर रहे हैं एज अ ग्रुप। तो पार्लियामेंट एज अ पॉलिसी ही अपोज करेगी डिमांड को अगर ये मोशन पास हो जाती है। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, डिमांड बी रिड्यूस टू ₹1 रिप्रेजेंटिंग अ डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी, की जो डिमांड है उसको ₹1 कर दें। जो अगर लाखों करोड़ों में डिमांड मांगी गई है एक मिनिस्ट्री द्वारा, उसको अगर हम 1 कर दें तो हम उस पूरी पॉलिसी को डिसअप्रूव कर रहे हैं। तो ये मोशन इस फॉर्म में होती है कि टोटल डिसअप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। फिर है इकोनॉमी कट। इकोनॉमी कट मतलब कि हमें जो पैसा मांगा गया डिमांड की फॉर्म में मिनिस्ट्री द्वारा, उसके अंदर थोड़ी इकोनॉमी लानी चाहिए, थोड़ी सी कटौती करनी चाहिए, पैसा थोड़ा ज़्यादा मांग रहे हो। तो ये आप डिफरेंस देखिए, ये पूरा डिसअप्रूवल नहीं है पॉलिसी का, बेसिकली ये इकोनॉमी रिफ्लेक्ट करता है कि एफिशिएंसी से काम करेंगे तो हम इसको पैसा कम लग सकता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि रिड्यूस बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट, कि कुछ अमाउंट से इसको रिड्यूस कर देना चाहिए। इकोनॉमी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, यानी पॉलिसी सही है आपकी लेकिन आपको पैसा थोड़ा कम डिमांड करना चाहिए इस पॉलिसी के लिए। तो बेसिकली ये मोशन ये कहती है। आई होप दोनों का डिफरेंस क्लियर है ऊपर और इसमें, डिसअप्रूवल और इकोनॉमी कट में। ठीक है, और लास्टली है टोकन कट। द डिमांड बी रिड्यूस बाय अ टोकन अमाउंट से ₹100। इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये क्या है, बेसिकली अपना ग्रीवांस दिखाता है मेंबर्स का कि हम पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं है, पर डिसअप्रूव भी नहीं कर रहे, पर हम सेटिस्फाइड भी नहीं है। तो ये है टोकन कट, एक टोकन अमाउंट से हम कम कर देंगे तो हमारा ग्रीवियंस एक पर्टिकुलर इशू पे रेज हो जाएगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये 3 तरीके की कट मोशंस हैं जो कि हमें याद करनी है। ठीक, फिर आता है एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन अब बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे कि जब स्पीकर एडजॉर्न कर देता है सिटिंग को फॉर द डे तो वो एडजॉर्नमेंट मोशन है। तो वो एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं है, वो सिंपली एडजॉर्नमेंट ऑफ द सेशन है कि आज के लिए कार्यवाही स्थगित की जाती है, अब अगले दिन मिलेंगे या जो भी स्पेसिफाइड टाइम है उस पर मिलेंगे। वो एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं, वो सिंपली एडजॉर्नमेंट है। एडजॉर्नमेंट मोशन क्या है वो देखते हैं। तो एडजॉर्नमेंट मोशन कहता है ए रीसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस हैविंग सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट इशू है, रीसेंट है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं अगर उसको इग्नोर करा जाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, उसको अभी के अभी डिस्कस करना चाहिए। तो क्या होता है, ये एडजॉर्नमेंट मोशन दी जाती है किसी भी मेंबर द्वारा। तो ठीक है, इसमें आपको क्या समझना है कि प्रॉपर नोटिस का टाइम नहीं है हमारे पास, और अगर हम नोटिस देंगे तो बहुत देरी हो जाएगी और उसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। तो इसलिए एडजॉर्न करना चाहिए आज का बिजनेस हमें, और इस स्पेसिफिक सीरियस नेचर के इशू को डिस्कस करना चाहिए। ये है एडजॉर्नमेंट मोशन। ठीक है, तो अगर ये पास हो जाती है तो इसका मतलब हम सारा काम स्थगित कर देंगे पार्लियामेंट का फॉर द टाइम बिंग, और इस पर्टिकुलर इशू पे डिस्कशन करनी शुरू हो जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। तो बेसिकली एडजॉर्नमेंट ऑफ द मेन बिजनेस and to discuss an very urgent public matter of serious consequences, वो है adjournment motion. So any member can move the motion if 50 members support it and speaker grants the permission. तो कोई भी member इसे move कर सकता है, 50 members की उसकी backing होनी चाहिए, उसको support करना चाहिए, और speaker उसको फिर allow कर सकता है ये adjournment motion को discussion करने के लिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इट लीड्स टू सेटिंग असाइड ऑफ नॉर्मल बिजनेस टू डिस्कस ए डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो बाकी मैटर्स को साइड में रख दिया जाता है और इस मैटर को टेकअप कर लिया जाता है उस समय। आई होप ये क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बारी पूछा गया एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होती है। नेक्स्ट है कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो इसमें क्या है, एक मेंबर जो है वो एक मिनिस्टर का ध्यान डाइवर्ट करता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस इशू।
मेंबर जो है वो एक पर्टिकुलर मिनिस्टर का ध्यान जो लाएगा एक इशू की तरफ, तो वो है कॉलिंग अटेंशन, कि मिनिस्टर की अटेंशन सीख कर रहा है बंदा टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर इशू जो कि मिनिस्टर इग्नोर कर रहा है बहुत टाइम से। तो इसमें क्या है, मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देगा, ब्रीफ स्टेटमेंट, और उसके बाद मेंबर्स उससे क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हैं उस पर्टिकुलर इशू पे। तो इसमें और एडजर्नमेंट मोशन में क्या है डिफरेंस है कि एडजर्नमेंट मोशन में पूरे हाउस ही पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू पे डिस्कस करेगा, पूरे हाउस का ध्यान डाइवर्ट करा जा रहा है टुवर्ड्स अर्जेंट पब्लिक इशू। इस केस में क्या है, सिर्फ मिनिस्टर का ध्यान एक पर्टिकुलर इशू की तरफ ले जाया जाएगा और स्पीकर की परमिशन चाहिए इसके लिए भी। अगला है प्रिविलेज मोशन। तो पार्लियामेंट्री हमने देखा है कि कुछ पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स को राइट्स दिए गए हैं, इम्यूनिटीज दिए गए हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। ये हमने एक पहले वाली वीडियोस में देख चुके हैं कि क्या क्या प्रिविलेज है अंडर आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर इनमें से किसी भी राइट का ब्रीच हुआ है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है, हनन हुआ है किसी भी मेंबर के, तो वो मेंबर डे की बिगनिंग में 10 बजे एक नोटिस दे सकता है सेक्रेटरी जनरल को कि वो एक प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहता है, उसके अधिकारों का, विशेष अधिकारों का हनन किया है किसी ने। तो पार्लियामेंट क्या है, वो किसी पार्लियामेंट उसको टेकअप करती है, उस पर डिसाइड कर सकती है, या वो किसी कमिटी ऑन प्रिविलेजेस को रेफर कर सकती है मैटर और उसका ओपिनियन ले सकती है। तो इस बेसिस पे वो अपना डिसीजन पे अराइव करती है। तो बेसिकली प्रिविलेज के हनन को संज्ञान लेने के लिए पार्लियामेंट प्रिविलेज मोशन मूव कोई भी मेंबर कर सकता है। फिर है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये बहुत बारी हम डिस्कस कर चुके हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है कि ये सिर्फ लोकसभा में मूव करी जा सकती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की टुवर्ड्स लोकसभा, और जब तक लोकसभा में आप कॉन्फिडेंस इंजॉय करते रहेंगे तब तक आप गवर्नमेंट चलाते रहेंगे, और जिस दिन ये आपने इंजॉय करना बंद कर दिया, आपके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दी गई, तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो एक तरीका है गवर्नमेंट की मेजॉरिटी को साबित करने का। तो बहुत बारी हम देख भी चुके हैं, टीवी में भी बहुत बारी आपने देखा होगा। अभी रिसेंटली मोदी जी के खिलाफ भी की गई थी ये, जो कि इजीली बच गई थी गवर्नमेंट, पास नहीं हो पाई थी ये मोशन। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ओनली लोकसभा में होगा इंट्रोड्यूस, और मिनिमम 50 मेंबर्स चाहिए इसको मूव करने के लिए। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हैं, ये भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में दिए गए हैं हाउस के। तो इसमें मिनिमम 50 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, ये आपको याद कर लेना। ये पूछा जा सकता है कि कितने मिनिमम मेंबर्स चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने के लिए, तो 50 मेंबर्स चाहिए अंडर रूल 198 ऑफ द लोकसभा रूल्स 60th एडिशन। तो इसको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लोकसभा रूल्स के अंडर ही नो कॉन्फिडेंस मोशन है। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके अंडर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की जा सकती है, तो आंसर होगा हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, और मिनिमम 50 मेंबर्स चाहिए। और इसको 10 दिन के अंदर अंदर आपको टेकअप करना होता है। अगर एक बारी एडमिट कर ली स्पीकर ने, तो 10 दिन के अंदर इसको निपटाना होता है पूरी प्रोसेस को। और अगर ये मोशन पास हो जाती है लोकसभा में डिबेट में, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो पहले सारे मेंबर्स बारी बारी चार्जेस लगाते हैं प्राइम मिनिस्टर पे या सरकार के ऊपर कि सरकार ने ये गलतियां करी, ये गलतियां करी। फिर प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करते हैं एंड में, और लास्ट में जिसने मोशन मूव की होती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसको एक चांस दिया जाता है कि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी या सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी गवर्नमेंट से पूछ सकता है। ठीक है, और लास्ट में फिर वोटिंग होती है बाय वॉइस वोट या डिवीजन। वॉइस वोट में हाथ रेस करके बता देते हैं आईज एंड नोज, और फिर अगर तब भी सेटिस्फाइड नहीं होते तो कई लोग डिवीजन रिक्वेस्ट करते हैं स्पीकर से, और फिर वोटिंग होती है इस प्रोसेस पे। अगर वोट पास हो जाता है मोशन तो गवर्नमेंट गिर जाती है उसी समय, और अगर नहीं होती है तो गवर्नमेंट बच जाती है। तो ये मैं आपको बता दिया, अगर पास हो गई तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। और इसके थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं कि कब ये पहली बार इशू हुई थी। पहली बारी 1963 में आचार्य कृपलानी ने इंडो चाइना वॉर के बाद गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे। फिर सबसे ज़्यादा किसके अगेंस्ट ये लाई जा चुकी है, तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। ये 15 बारी लाए थे लोकसभा में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। तो ये सबसे ज़्यादा बारी अगर पूछेंगे तो आंसर होगा इंदिरा गांधी जी, और पहली बारी पूछेंगे तो आचार्य कृपलानी जी लाए थे। और रिसेंटली मैंने आपको जैसे बताया नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लाए गए थे 325 to 115 मोदी जी जीत गए थे, यानी ये मोशन पास नहीं हो पाई थी नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसलिए गवर्नमेंट बच गई थी। तो ये आप इससे देख सकते हैं कि
ऑपोजिशन को पता था कि गवर्नमेंट नहीं गिरेगी, उन पर नंबर्स नहीं है, फिर भी वो लाए। तो बेसिकली ये एक तरीका भी है डिसकंटेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट लाने का सामने पब्लिक के, ठीक है, कि हम सेटिस्फाइड नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसी से, इसलिए ये मोशन लाई गई थी ऑपोजिशन द्वारा, क्या कि पब्लिक की नज़र में आए कि ये डिसकंटेंट है हम गवर्नमेंट से कुछ इश्यूज पे। तो ये सरकार गिराने का तरीका तो है ही, और ये डिसकंटेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट लाने का पब्लिक के सामने ये भी एक काम करती है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके लिए जनरली एक विप इशू करा जाता है व्हेन नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इन वोट इन द लोकसभा। तो विप क्या होता है वो देख लेते हैं। एक रिटर्न ऑर्डर इशू करती है पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेंबर्स को जो कि एमपीज हैं, उनको क्या ऑर्डर इशू करती है कि सबको प्रेजेंट होना है पार्लियामेंट में एट द टाइम ऑफ वोटिंग, और वोट भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना है, गवर्नमेंट के फेवर में करना है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विप इशू कर सकती है अपने मेंबर्स को कि आपको प्रेजेंट होना है इस समय यहाँ पे, और जब वोटिंग चल रही होगी तो आपको हमारे फेवर में ही वोट करना है, अपनी पार्टी के फेवर में ही वोट करना है, आप अगेंस्ट द पार्टी वोट नहीं करेंगे। तो विप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है और रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी मेंशन नहीं है ऑफ द हाउस, और पार्लियामेंट्री कोई लॉ भी नहीं है जिसमें विप का जिक्र हो। तो विप आया कहाँ से? तो बेसिकली एक कन्वेंशन है, एक पुराने ज़माने से चला आ रहा है जो कि विप इशू कर देती है पॉलिटिकल पार्टी, और सबको मानना ही पड़ेगा। तो और अगर कोई एमपी जो है वो अगेंस्ट द विप वोट कर देता है, या प्रेजेंट ही नहीं हो जाता, या एब्सेंट हो जाता है हाउस से जब वोट हो रहा है, तो उस समय ऐसा करने पर उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत शेड्यूल 10 में जो दे रखा है डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विप अगर कोई वॉयलेट करता है एमपी तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट से, और पार्टी से भी उसको निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंश्योर मोशन। तो ये क्या होती है फटाफट देख लेते हैं। इट इज अ मेथड टू शो डिसअप्रूवल ऑन ए पर्टिकुलर इशू टू द गवर्नमेंट। एक पर्टिकुलर इशू पे गवर्नमेंट को अपोज करने का एक तरीका है। तो ये एक इंडिविजुअल मिनिस्टर की तरफ भी हो सकती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ भी डायरेक्टेड हो सकती है। तो डिफरेंस क्या हुआ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन और सेंश्योर मोशन में, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट होती है, और ये सेंश्योर मोशन किसी पर्टिकुलर इशू पे होती है अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अगर इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट है तो पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट है तो पूरे गवर्नमेंट को रिजाइन करने से एक्सपेक्ट किया जाता है, कोई मैंडेटरी नहीं है। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर मैंडेटरी है गवर्नमेंट को रिजाइन करना, इसके अंदर एक्सपेक्ट किया जाता है कि गवर्नमेंट रिजाइन करेगी, पर मैंडेटरी नहीं है। तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों में। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है कि अगर किसी मेंबर को लगता है कि हाउस की प्रोसीडिंग्स रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, जो लोकसभा के रूल्स हैं या राज्यसभा के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग बिजनेस नहीं कैरी आउट कर रहा है, तो कोई भी मेंबर रेस कर सकता है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर की ऑर्डर करो भैया, जो आपके जो बिजनेस है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलो। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर देता है वो बंदा और डिसीजन छोड़ देता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे। तो any member can raise the point of order if he feels the proceedings of the house do not follow the normal rules of business of the house. गुइलेटाइन। तो गुइलेटाइन क्या होता है? तो ये बेसिकली एक फिगर है, इस मशीन को कहा जाता था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे सजा देने के लिए गुइलेटाइन। ये एक झटके में काम करती है, तो एक झटका ही से आप समझ जाइए गुइलेटाइन क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये जनरली बजट सेशन के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है, तो ये फास्ट ट्रैक प्रोसेस है कि बहुत जल्दी से हमें बहुत सारा काम करना है। तो क्या होता है जनरली जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती हैं वो काफ़ी मिनिस्ट्रीज की होती हैं, तो इसलिए कुछ बच जाती हैं, और लास्ट डे आ जाता है बजट सेशन का, जो सबको डिस्कस नहीं किया जा सकता एक साथ। तो क्या होता है जो स्पीकर होता है वो सारे जो बचे हुए डिमांड ऑफ ग्रांट्स हैं वो एक साथ पुट अप कर देता है वोट के लिए, टू डिस्पोज ऑफ ऑल द आउटस्टैंडिंग मैटर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द अलॉटेड टाइम फॉर द डिस्कशन। की आखिरी डे में जब टाइम खत्म होने वाला है और डिस्कशन के लिए बहुत सारा बचा है अभी डिमांड ऑफ ग्रांट्स, तो सारे डिमांड ऑफ ग्रांट्स को एक साथ वोट के लिए पुटअप कर दिया जाता है और वोट कर लिया जाता है उस पर, और पास कर दिया जाता है जनरली, उसको बोलते हैं गुइलेटाइन, यानी एक झटके में पास करना। तो इस मशीन से आप याद रख सकते हैं एक झटके में गुइलेटाइन, वो है मतलब डिमांड ऑफ ग्रांट्स के रेफरेंस में।
कोरम कोरम हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर पर्टिकुलर प्रोविजन भी देख चुके हैं हम कि क्या होता है। फटाफट देख लेते हैं। मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस, मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए हाउस को चलाने के लिए। और आर्टिकल 100 के अंदर ये कहा गया है कि 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस चाहिए। तो लोकसभा में 550 मेंबर्स हैं तो 55 मिनिमम लोग होने चाहिए लोकसभा को चलाने के लिए। और राज्यसभा में जैसे 250 हैं तो 25 मेंबर मिनिमम चाहिए राज्यसभा को चलाने के लिए। अगर नहीं है तो स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हाउस को सस्पेंड कर देना है या एडजर्न कर देते हैं, कब तक, जब तक उतने मेंबर्स हो नहीं चाहते। अब बचे हैं 2 और टर्म्स, लेम डक सेशन, ये देख लेते हैं। तो लेम डक सेशन क्या है? इट इज़ कंडक्टेड आफ्टर न्यू इलेक्शन ऑफ न्यू मेंबर्स बट बिफोर दे आर इंस्टॉल। मतलब क्या है कि नई लोकसभा आ गई है, नए लोग चुन के आ गए हैं, पर जो नया सेशन शुरू होने से पहले एक बारी जो पुरानी लोकसभा के मेंबर्स हैं वो भी एक साथ मिलते हैं, उस सेशन को कहते हैं लेम डक सेशन। अब लेम डक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मेंबर्स पुरानी पार्लियामेंट में सिलेक्ट हुए थे, इलेक्ट हुए थे, वो अब नई पार्लियामेंट में दोबारा चुन के नहीं आए हैं, तो वो जो मिल रहे हैं आखिरी बारी, वो उनको कहा जाता है लेम डक्स, जो कि दोबारा री इलेक्ट नहीं हुए हैं, लेम डक मेंबर्स बोलते हैं। इसलिए उस पूरे सेशन को बोला जाता है जिसमें पुराने मेंबर्स मिलते हैं, उसको कहा जाता है लेम डक सेशन, क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसमें कोई अथॉरिटी नहीं है सेशन में किसी चीज़ को पास करने के लिए, बस एज अ रिचुअल मिल रहे हैं और उसके बाद अगली बारी नई लोकसभा के मेंबर्स मिलेंगे। सो द मेंबर्स हु फेल टू गेट री-इलेक्टेड आर कॉल्ड लेम डक्स। फिर हम देख लेते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या होता है? ए स्मॉल इनफॉर्मल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पीएम एंड 2 ऑफ 3 ऑफ हिज क्लोज एडवाइजर, लूज नहीं है, क्लोज एडवाइजर, व्हिच कैन क्लोज मिनिस्टर्स और फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड। तो छोटा सा ग्रुप होता है ये जिसमें कि पीएम है और 2-3 और मेंबर्स हैं जो कि मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं या कोई फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ट्रस्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को ऑन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स अराइविंग एट क्रूशियल डिसीजंस। तो ये एक छोटी सी कैबिनेट होती है एक तरह से, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है पीएम पे होती है। ये पीएम को एडवाइस करते हैं लोग जिसको पीएम ट्रस्ट करते हैं, और ये क्रूशियल मैटर्स पे हेल्पफुल रहती है पीएम को डिसीजन मेकिंग में। इसको कहते हैं किचन कैबिनेट। तो ये इंडिया के रेफरेंस में कब यूज हुई थी? जब ये सोनिया गांधी जी के अंदर एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया था, और जबकि जो पीएम थे हमारे वो मनमोहन सिंह जी थे, पर वो एडवाइस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से लेते थे। तो बेसिकली ये सोनिया गांधी जी के अंदर जो बना था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, इसको इंडिया के रेफरेंस में कहा गया था किचन कैबिनेट है। ठीक है। लास्टली वैलिडिक्टरी रिमार्क्स, ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं। लास्ट आज का टॉपिक है। तो हर सेशन के बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो मेंबर्स को थैंक यू बोलता है कि आपने हमारा सहयोग करा पार्लियामेंट के सेशन को चलाने के लिए, इस हाउस के सेशन को चलाने के लिए। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पार्टिसिपेशन की और बिजनेस में अपने अपने कंट्रीब्यूशन दिया, लॉस पास करने में हेल्प करी, तो इसके लिए आपको थैंक यू बोलते हैं। तो हर सेशन के बाद ये होता है, एडजर्न होता है कोई भी सेशन, तो इसको कहा जाता है वैलिडिक्टरी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन पार्लियामेंट्री टर्म्स के ऊपर एंड कोऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को भी समझा हमने इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से, और पूछे भी जाते रहे हैं एग्जामिनेशंस में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।